नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़ेंगे। भारतीय बाजार इस हफ्ते की शुरुआत भी कमजोरी के साथ ही होती हुई दिख रही है। हर तरफ से, हर लिहाज से पैरामीटर्स जो हैं वो सारे के सारे भारतीय बाजार के लिए डाउन ट्रेंड ही दिखा रहे, चाहे फिर वो नतीजे हों, विदेशी बाजार का असर हो या फिर FIIs की बिकवाली के संकेत। सारे के सारे संकेतों के चलते हम देख रहे हैं मार्केट में इस वक्त कमजोरी। अब तो 25,000 के लेवल्स को भी बचाए रखने की कोशिश और जद्दोजहद में निफ्टी। चलिए, आने वाले 1.5 घंटे में मार्केट का सारा एक्शन आपके लिए हम लेकर आएंगे, लेकिन इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ कर लेते हैं। बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट। निफ्टी 100 अंक गिरकर 25,000 के पास। निफ्टी बैंक भी करीब 150 अंक फिसलकर 56,650 के पास। IT और फाइनेंशियल शेयरों ने बनाया दबाव। ग्लोबल बाजारों से कमजोरी के संकेत। डाउ फ्यूचर्स 200 अंक टूटा और नेस्डेक फ्यूचर करीब 100 अंक कमजोर। यूरोपीय बाजार भी गिरावट के साथ खुले। कमजोर तिमाही नतीजों के बावजूद ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 15% दौड़ा। मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव, आगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव रहने का अनुमान। 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा इटर्नल का शेयर करीब 4% की तेजी के साथ। निफ्टी का टॉप गेनर मई के निचले स्तर से 20% की दमदार रिकवरी। चुनिंदा फार्मा शेयरों में खरीदारी। लॉरस लैब्स का शेयर 4% उछला। मैनकाइंड, टोरेंट फार्मा और ल्यूपिन में भी 2.5 से 4.5% तक की तेजी। रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 22% टूटने के बाद संभला BSE। शेयर में आज 3% की तेजी पर कारोबार। कैम्स करीब 2% ऊपर। CDSL में हल्की तेजी। रियल्टी शेयरों में मजबूती। शोभा लिमिटेड, ब्रिगेड और प्रेस्टीज 1.5 से 2.5% मजबूत। फिनिक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज और DLF में भी 1 से 1.5% की मजबूती। IT शेयरों में लगातार चौथे दिन दबाव। विप्रो, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में 2% से ज्यादा की कमजोरी। TCS, LTI माइंट्री और HCL टेक पर भी दबाव। 8 जुलाई के ऊपरी स्तर से IT इंडेक्स करीब 5% टूटा। और दिग्गज केमिकल कंपनी बासफ के आउटलुक घटाने से केमिकल कंपनियों पर दबाव। नवीन फ्लोरीन, SRF और दीपक नाइट्राइट में गिरावट। और निफ्टी में आएंगे आज HCL टेक के नतीजे। आय सुस्त रहने की आशंका। मुनाफे और मार्जिन पर भी दबाव का अनुमान। आज टाटा टेक, रेलिस इंडिया और तेजस नेटवर्क्स के नतीजों पर भी रहेगी बाजार की नजर। तो क्लोजिंग कॉल की शुरुआत हमने कर दी है। मानसी हमारे साथ है, मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। और निफ्टी में हम गिरावट जो है थोड़ी सी और बड़ी है। 120 अंकों के आसपास की नरमी है। 25,000 के क्रूशियल सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन निफ्टी बैंक भी कमजोर सेंटिमेंट के चलते, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कमजोर सेंटिमेंट है, उसके चलते हम देखने की गिरावट आज फिर से बढ़ी है। और निफ्टी के मुकाबले प्रतिशत के लिहाज से गिरावट है आज आधा, करीब 0.25% की नरमी है। 138 अंक नीचे निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है 56,600 के आसपास। लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप में आज आपको थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिलेगी। 6 दिनों की जो बिकवाली थी मिड कैप में, उस पर ब्रेक लगी है। और 2 दिन गिरा था निफ्टी का स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, वहां पर भी आज आपको तेजी देखने को मिलेगी। और दोनों के दोनों इंडेक्स चौथाई से लेकर आधे % की मजबूती पर कारोबार करते फिलहाल दिखाई देंगे। इटर्नल फिलहाल टॉप गेनर है निफ्टी का, 3.5% के आसपास की तेजी वहां पर है। जियो फाइनेंशियल टॉप लूजर है, 2.25% के आसपास की नरमी जियो फाइनेंशियल में देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, अर्निंग सीजन की कमजोर शुरुआत हुई है। ट्रेड डील को लेकर अभी सफाई नहीं है, कुछ आया नहीं है ट्रंप की तरफ से। टैरिफ को लेकर तो थोड़ी सी अनिश्चितता तो है, लेकिन क्या ये सेल ऑन राइज का मार्केट है या फिर बाय ऑन डिप्स का मार्केट है? क्या यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए या फिर इंडेक्स को अवॉइड कर दें? ये तमाम चीजें आपके मन में होंगी, उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि शो में आगे हम खास करने क्या वाले हैं। थोड़ी देर में बाजार का सेटअप समझेंगे और समझेंगे कि वायदा के जो आंकड़े हैं वो इंडिकेट क्या कर रहे हैं भारतीय बाजार के लिए।
2:10 पर अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, उनसे समझेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स, यानी कि अगले 1.5 घंटे में या फिर आगे के लिए आपके लिए कहां पर मौके बन रहे हैं ये जानेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पर ऑप्शन का एक धमाकेदार ट्रेड हम लेकर आएंगे अपने एक्सपर्ट के जरिए। 3 बजे होगा मार्केट ट्रेड फ्री, यानी कि बाजार खुलने के बाद का कंप्लीट एक्शन 1 से 1.5 मिनट में आपको बता देंगे। और 3:10 पर BTST या फिर SCBT के ट्रेड्स लेकर आएंगे और 3:20 पर होगा इवेंट्स टू वॉच, यानी कि कल कहां पर फोकस होगा इंक्लूडिंग रिजल्ट्स, ये आपको हम बताएंगे। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा हमारा पैकेज तैयार है। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि जो बाजार की बड़ी बातें हैं वो क्या हैं। निफ्टी करीब 120 अंक आपको नीचे दिखाई देगा। आज लगातार चौथे सत्र में गिरावट हम देख रहे हैं और जब से 25,400 का क्रूशियल सपोर्ट टूटा है निफ्टी नीचे ही जा रहा है। 25,000 के आसपास पहुंच गया है निफ्टी इस वक्त। निफ्टी बैंक की बात करें, करीब 150 अंकों के आसपास की कमजोरी है। 56,500 पर सपोर्ट है, आज तो उसको अच्छे से रेस्पेक्ट किया है निफ्टी बैंक ने। लेकिन आईटी की जो कमजोरी है वो बाजार को परेशान कर रही है और आईटी इंडेक्स अगर हम 8 जुलाई के ऊपरी स्तर से देखेंगे तो पिछले 3 सत्र में करीब करीब जो बिकवाली है वो हो गई है करीब 5 से 5.5% के आसपास की, और टीसीएस के कमजोर नतीजों ने मूड खराब करने का काम किया है। नैस्डैक में भी गिरावट हो रही है क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है यूरोपीय यूनियन के 27 देशों और मैक्सिको पर, वो है 30% का, जो कि अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है और उसके चलते सेंटिमेंट वीक हुआ है। इन्फोसिस 2% के नीचे कारोबार कर रहा है और बाकी शेयर भी आज हम देखने की गिरावट के संकेत ही दे रहे हैं। लेकिन आईटी कमजोर है, लेकिन फार्मा में तेजी हो रही है। फार्मा में लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि इंडेक्स के लेवल पर बाइंग है। लॉरस लैब्स आज 4% ऊपर है और बाकी शेयरों में भी आज हम खरीदारी का रुख देख रहे हैं। थोड़ा सा हालांकि हम चौतरफा बाइंग नहीं है, मिक्स्ड वहां पर आपको सेंटिमेंट दिखेंगे। लेकिन रियल एस्टेट शेयरों में आज तेजी पर कारोबार हो रहा है। शोभा का जो शेयर है 3% ऊपर आपको इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो बाजार में कोई एक तरफा कोई सेक्टोरल मूव नहीं है, मतलब खेमे बटे हुए हैं और बाजार अभी भी थोड़ा दिशा की तलाश करता हुआ दिख रहा है। क्रैक तो आया है आईटी में और आईटी के चलते मार्केट में भी हमने देखा वीकनेस, लेकिन बाजार क्या संभलेगा इस पर सभी की नजरें होंगी। इसके जवाब हम आगे थोड़ी देर में देंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि आज मार्केट के बजर्स कौन से हैं। तो मानसी से जान लेते हैं बिग बजिंग स्टॉक्स। मानसी बताइए आज एक्शन कहां पर है? बिल्कुल, बिग बजिंग स्टॉक्स के बारे में तो बताएंगे अभिषेक, लेकिन आज जैसे पावर ट्रेड की शुरुआत हमने वीकेंड का माहौल और साथ ही स्पोर्ट्स क्रिकेट को लेकर करी थी, वैसे ही क्लोजिंग कॉल की शुरुआत में भी एक प्राउड मोमेंट है जिसका जिक्र करना चाहिए। और देश और दुनिया में जो कुछ हो रहा है उन तमाम पर बाजार के साथ साथ ईटी नाउ स्वदेश की नजर है। और इसी प्राउड मोमेंट की जहां हम बात करें, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन रहने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सोमवार को धरती पर लौटने के लिए रवाना हुए हैं। जी हां, एक्सियोम 4 मिशन के तहत उन्होंने ऐतिहासिक यात्रा की। विदाई समारोह में शुक्ला ने भारत की ताकत और आत्मविश्वास की झलक जो है उसे अंतरिक्ष से साझा किया। गौरतलब है मंगलवार को उनका स्पेसक्राफ्ट जो है कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में उतरने जा रहा है और इस वक्त ये विजुअल्स हैं इन इटसेल्फ अ प्राउड मोमेंट अभिषेक हमारे भारत देश के लिए। डेफिनेटली मानसी, बहुत ही प्राउड मोमेंट और ये प्राउड मोमेंट थोड़ा सा और हमारे लिए इमोशनल मोमेंट बन गया जब वहाँ से ना शुभांशु शुक्ला ने अपने देश की अपने संस्कृति की वहाँ पर झलक भी दिखाई। वहाँ से कहा कि नहीं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है। पीएम मोदी से उन्होंने बातचीत की और ये पहली बार हुआ है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का भी कोई प्रतिनिधि पहुंचा। वहाँ पर वो 2 हफ्ते रहे, उन्होंने कई सारे वैज्ञानिक अनुसंधान वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं और अब धरती पर वापसी के लिए तैयार हैं। पूरा देश उनके लिए फिर से दुआएं कर रहा होगा क्योंकि बहुत ही क्रूशियल मोमेंट होता है, लेकिन बहुत ही शानदार ये पल रहे शुभांशु शुक्ला के साथ साथ पूरे देश के लिए भी। मानसी, एब्सोल्युटली अभिषेक, चल पड़े हैं शुभांशु शुक्ला और कल वापसी होगी। भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से प्रसारण किया जाएगा और आप अपने चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर इसकी लाइव झलकियां जरूर देखते रहेंगे। चलिए वापस लौटते हैं मार्केट पर और बजिंग स्टॉक्स की, जहां हम बात करते थे। मार्केट में इंडेक्स वाइज तो हम देख रहे हैं कमजोरी है, काफी हद तक उठा पटक देखने को मिली है, लेकिन साथ साथ स्टॉक वाइज मोमेंटम है जिस पर नजर रखनी चाहिए। अर्निंग सीजन आ चुका है जिसके चलते हमारे पास कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जहां बजिंग ट्रेंड होता है। इसके साथ साथ खबरें भी हैं जिसके चलते, और मैनेजमेंट की कमेंट्री लगातार आ रही है। इसी कड़ी में ओला इलेक्ट्रिक से बजिंग स्टॉक्स में शुरुआत करना चाहेंगे। रेवेन्यू जो है 611 करोड़ का रहा है जो कि पिछले तिमाही 828 करोड़ से कम था। ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक जबरदस्त तेजी दिखाते हुए आय करीब 50% घटी जरूर है, लेकिन
मैनेजमेंट की तरफ से जो ताज़ा कमेंट्री आई हैं वो तमाम चीज़ें हैं जो कि वर्कआउट करती हुई FY26 में 3.25 to 3.75 लाख वाहनों की बिक्री और 4,200 से 4,700 करोड़ रेवेन्यूज़ का अनुमान कंपनी लगाकर चल रही है। सो मैनेजमेंट की तरफ से ये फ्लोज आते हुए कमेंट्रीज टेकअवेज, जिसके चलते ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक आज फोकस रेडार में है। डिविज लैबोरेटरीज फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में एक्शन है और उसमें इन पर्टिकुलर डिविज लैबोरेटरी पर आपकी नजर होनी चाहिए बिकॉज दिन के निचले स्तरों से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। नोवार्टिस को यूएस में इंटरेस्ट जेनरिक ब्लॉक करने की वजह से यहाँ पर झटका मिलता हुआ दिखाया, जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि हम देख रहे हैं। आज सुबह वरुण हमारे साथ शेयर भी कर रहे थे इसके सारे टेकअवेज और इसके पीछे के रैशनल रीजनिंग। करीब 1% की गिरावट अब भी आप देखेंगे। फार्मा स्टॉक्स में तेजी जरूर है, ग्लेनमार्क, लॉरस लैब जैसे स्टॉक्स है जो कि एक्टिव है, लेकिन डिविज लैबोरेटरीज में हमने निचले स्तर भी देखे और वहां से अब रिकवर करने की कोशिश करता हुआ ये स्टॉक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि कोटक ने रेटिंग घटाई है और घटाकर इसे सेल किया है। सेल की रेटिंग के साथ साथ टारगेट ऑफकोर्स जो है 700 के इन्होंने मेंटेन किए हैं, लेकिन 799 के लेवल्स पर यहां से और गिरावट एंटिसिपेट करके चल रही है कोटक की रिपोर्ट, जिसके चलते एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नजर रखें। 3% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। कैस्ट्रॉल इंडिया आज सुबह हमारे खबरों वाले शेयर्स की लिस्ट में भी शामिल था। बाजार खुलने से पहले भी इसका जिक्र हमने किया था। 4,131 करोड़ का टैक्स विवाद महाराष्ट्र सरकार से कंपनी ने जीता है, जिसके चलते कंपनी फोकस रेडार पर है और ये विवाद जो है वो सुलझता हुआ दिखा। करीब 2% की तेजी के साथ हम देख रहे हैं 223 के लेवल्स पर। कैस्ट्रॉल इंडिया में भी अच्छा खासा एक्शन मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेंड करता हुआ। इस बीच शिप बिल्डिंग और डिफेंस स्टॉक्स पर नजर जरूर होनी चाहिए क्योंकि दबाव के साथ कामकाज वहां पर देखने को मिल रहा है। इन पर्टिकुलर शिप बिल्डिंग स्पेस की अगर बात करें, गार्डन रीच शिप बिल्डर एक ऐसा स्टॉक जो कि काफी अच्छी तेजी दिखाता था, डाउनसाइड मोमेंटम अब तो काफी हद तक गिरावट ही झेल रहा है। 2695 के लेवल्स पर आज के सत्र में भी करीब 4% की गिरावट के साथ ये स्टॉक में बिकवाली का दबाव और साथ ही कोचिन शिपयार्ड में भी करीब 3% की गिरावट है। तो एब्सोल्युटली डिफेंस के साथ साथ शिप बिल्डिंग पर भी हम बात करते हैं। शिप बिल्डिंग अच्छा चल रहे थे, इन पर्टिकुलर गार्डन रीच अच्छा चल रहा था, लेकिन अब कई सेशन से डाउनसाइड जो है वो एक्टिव हो चली है और ये डाउनसाइड फर्दर नजर आ रही है। बुलेटिन में आगे इस पर विस्तार से बातचीत भी करेंगे। आईटी स्टॉक्स टीसीएस के नंबर्स के बाद सेंटिमेंट गड़बड़ाए हैं और इसी के चलते आईटी सेक्टर के अन्य कंपनियों में भी हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। HCL टेक्नोलॉजीज इवन बिफोर द नंबर्स हमने देखा करीब 1.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। 2% की गिरावट है अब भी टीसीएस और विप्रो के काउंटर्स में। सो लार्जर आईटी प्लेयर्स, छोटी मझौली आईटी कंपनियां सभी बिकवाली का दबाव झेलते हुए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वोडाफोन आइडिया, इटर्नल, बीएसई लिमिटेड जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि यहां पर मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखने को मिला है। बीएसई लिमिटेड काफी दिनों से साइडवेज एक्शन दिखा रहा था, आज एक्सचेंज एंसलरी चल रहा है, उसमें बीएसई लिमिटेड में काफी अच्छा बढ़िया एक्शन, 3.5% की तेजी। इटर्नल और वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन। वोडाफोन आइडिया में ऑलमोस्ट 6% की गेंस के साथ कामकाज। सो ये है सारे के सारे बजिंग स्टॉक्स, कहीं मैनेजमेंट की कमेंट्री, कहीं न्यूज फ्लो जिसका असर क्लियरली नजर आता हो और साथ साथ रिजल्ट स्पेसिफिक मूव्स पर तो हमारा फोकस है ही और ये सब आपके सामने हम रख रहे हैं लगातार। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और स्टॉक्स के साथ साथ इंडेक्स का भी जायजा लेते हैं और इंडेक्स हम देख रहे हैं थकान महसूस करते हुए 25,000 के लेवल के नजदीक, 25,000 के लेवल्स को भी बचाने की कोशिश अब निफ्टी कर रहा है। कहाँ हम 25,500 के लेवल्स की तरफ थे अभिषेक, और अब आप देखिए 25,000 के लेवल्स भी बचे, इसके इंतजार में इसकी जद्दोजहद लगातार निफ्टी करता हुआ। उम्मीद यही करके चलते कि एटलीस्ट इस लेवल को तो सस्टेन कर पाए। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का प्रदर्शन ठीक था, लेकिन अब वहां पर भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। बिल्कुल मानसी, देखिए बाजार एक रेंज में था 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन में और सारी की सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी थी कि आईटी के नंबर से अच्छी शुरुआत हो जाए, वो हुआ नहीं और उसके चलते बाजार में हमने क्रैक देखा। हालांकि अभी भी आज हम देख रहे हैं कि जद्दोजहद है। हमने 25,000 के सपोर्ट लेवल बताए थे, देखिए 25,006 आज का निचला स्तर है और उसी के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो लगातार चौथे सत्र में गिरावट है और आईटी में जो लगातार दूसरे सत्र की जो बिकवाली है वो प्रेशर बनाने का काम कर रही है। वैसे अगर आप मार्केट आज देखेंगी तो मामला बंटा हुआ है। आप देखिए आईटी में आपको गिरावट दिखेगी, फार्मा से थोड़ा सपोर्ट है, प्राइवेट बैंक आज नरमी दिखा रहे हैं, सरकारी बैंकों में आज आपको तेजी दिखेगी, इंफ्रा वाले स्टॉक्स कमजोर हैं लेकिन रियल एस्टेट से आज सपोर्ट मिल रहा है। तो बाजार थोड़ा सा ना फ्रैगमेंटेड है और ट्रेड डील को लेकर कुछ आया नहीं। एक पशुपेश वो भी होगा कहीं न कहीं कि ट्रंप कोई झटका ना दें। और यूरोपीय यूनियन देखिए 27 देश हैं,
यूरोप ईयू पर 30% का उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, जबकि ईयू ने डिमांड की थी कि आप इंडस्ट्रियल गुड्स को ना 0% टैरिफ वाले ब्रैकेट में रख दें और उससे राहत दें। लेकिन ट्रंप सुन नहीं रहे हैं, तो थोड़ी सी निराशा उस फ्रंट पर है और ग्लोबल संकेत भी कमज़ोर हैं। और उसके बाद हमने देखा कि आईटी को लेकर दिक्कतें सामने आई हैं। हमारी कंपनी टीसीएस के नंबर आए जो कि अनुमान से कमज़ोर थे, उसके चलते आईटी शेयरों की पिटाई हुई। तो ये सारी चीज़ें बाजार में सेंटिमेंट वीक करने का काम कर रही हैं। और उसमें एक और चीज़ ये है कि फाइज ने काफ़ी ज़ोरदार बिकवाली की शुक्रवार के सत्र में, और जो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है वो घट के आगे 20%। कहाँ हमने शुरुआत की थी 38% पर, उम्मीद थी कि वो और बढ़ेगा, लेकिन वो चीज़ें रिवर्स हो गई। अब आगे देखते हैं कि हमारे मैक्रोस कैसे आते हैं, हमारे अर्निंग्स कैसे आते हैं। अभी तो देखिए बहुत ही कम कंपनीज के नतीजे आए हैं। ये वीक बड़ा क्रूशियल है क्योंकि निफ्टी के 37% वेटेज वाली 38% वेटेज वाली कंपनीज के नतीजे आएंगे। तो इस हफ्ते के बाद ना तस्वीर और ज़्यादा साफ हो जाने वाली है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है वो है 25,000 का। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,200 पर फिलहाल आपको रेजिस्टेंस एक फेस कर रहा है। और बाजार यहां से ना पहले हम कह रहे थे कि नहीं आप बाई ऑन डिप्स कीजिए, लेकिन अब इस क्रैक के बाद, इस गिरावट के बाद ये बाजार में कॉन्फिडेंस रीस्टोर होता हुआ बहुत जल्दी दिख नहीं रहा है। नंबर्स बैक टू बैक अगर 4-5 अच्छे आ गए बड़ी कंपनीज के, मान लीजिए रिलायंस के, एचडीएफसी बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के, तो फिर सेंटिमेंट यहां से बेहतर हो जाएगा। फिर हम ट्रेड डील वाली चीजें भूल जाएंगे, लेकिन बशर्ते वो नंबर्स अच्छे आए। अदरवाइज क्या है कि अब भी फिलहाल बाजार सेल ऑन राइज वाला है। 25,150 से 25,200 की रेंज में जाए तो मुझे लगता है कि वहां पर ना बेच के चलना चाहिए, उसमें कंफर्ट मुझे ज्यादा लग रहा है। निफ्टी बैंक स्ट्रक्चर निश्चित तौर पर रिलेटिवली निफ्टी के मुकाबले बेहतर है, लेकिन सेंटिमेंट वीक है। तो आज निफ्टी बैंक में भी हम थोड़ा सा प्रेशर जरूर देख रहे हैं। लेकिन इंट्राडे के लिए जो सपोर्ट है 56,500 का है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,000 का। ये 500 पॉइंट की रेंज है। ये स्पेसिफिकली क्लोजिंग के लिए, यानी कि अभी से लेकर सवा घंटे के आसपास के लिए रेंज ये होगी। और निफ्टी बैंक भी हो सकता है कि थोड़ा वोलेटाइल हो, क्योंकि ये वीक बड़ा क्रूशियल है। इस हफ्ते में ही 17 तारीख को एक्सिस बैंक के नतीजे आएंगे और 19 तारीख को आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों के नंबर एक ही दिन में आ रहे हैं। तो ये बड़ा क्रूशियल हफ्ता है। बाजार की चाल ये हफ्ता डिसाइड कर देगा कि बाजार यहां से जाएगा किधर, क्योंकि एक बड़ा भाग अर्निंग्स का हम देखेंगे जो वेटेज के लिहाज से, या फिर बाजार को जो गाइड करते हैं शेयर, उनके नतीजे भी आएंगे। तो नजर उस पर रहने वाली है। देखते हैं मानसी कैसे नंबर्स आते हैं। जैसे नंबर आएंगे बाजार अब रिएक्शन वैसा ही देगा। एब्सोल्युटली, सारा का सारा दारोमदार अब नतीजों पर है। और आईटी मेजर के तो नंबर आए हैं, लेकिन इसी के ठीक बाद अब हमें नज़र रखनी होगी अन्य आईटी कंपनियों के नंबर्स पर भी। इस हफ्ते जिन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं वो सारे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसमें लार्जर प्लेयर्स लाइक जियो फाइनेंस हैं, रिलायंस है जिसके नतीजे आने वाले हैं, और इसमें छोटी मझौली कंपनियां भी हैं, और आईटी वाली कंपनियां एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज भी हैं जिस पर नज़र हमें रखनी होगी। बाजार की पिक्चर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस हफ्ते के अहम नतीजों की लिस्ट जो है ये हमने आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इस हफ्ते कौन सी कंपनियां इंपॉर्टेंट है जिसके नतीजों पर आपको फोकस करना है। एचडीएफसी लाइफ, एक्सिस बैंक, विप्रो, ये सारी कंपनियों के नतीजे। तो लाइफ इंश्योरेंस है, रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, बैंक्स फाइनेंशियल्स, एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत हो जाएगी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक नतीजे पेश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉकेट्स हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। चलिए, इन तमाम के साथ साथ इंडेक्स पर एक्सपर्ट की रणनीति क्या है, इस पर भी फोकस है हमारा। और हमारे साथ इसी कड़ी में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं, nimeshthakar.com के निमेश ठाकर और साथ साथ हरीश जुजारे भी हैं हमारे साथ। हरीश, निमेश, जेंटलमैन, शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून टू यू। हरीश, आज शुरुआत आपसे करते हैं, बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून मानसी जी। अगर देखा जाए तो आज चौथा दिन है जहाँ पे मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। बिल्कुल अभी देखा जाए तो निफ्टी ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास मूव हो रहा है। मुझे लगा 24,000 से लेके 24,950 के अराउंड सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, ये क्रूशियल सपोर्ट बन के रहेंगे। तो वॉच आउट करना पड़ेगा कि ये लेवल्स टिकता है। अगर टिकता है तो मुझे लग रहा है कि एक माइनर पुल बैक बिल्कुल देखने मिल सकता है इंडेक्स में। और इस तरह के वीकनेस में भी बहुत सारे स्टॉक्स में अभी भी बाइंग देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक स्टॉक जो लग रहा है कि फार्मा है, जो भी है सन फार्मा का एक स्टॉक है मेरा रडार पे है, जो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे बेस बन चुका है। स्टॉक प्राइस
40 की 630 के अराउंड, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने की उम्मीद हो सकती है सन फार्मा में। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर के और टारगेट्स 1750 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है इमीडिएट बेस में। अगर एक क्रॉस करते हैं तो 1800 का लेवल भी देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि सन फार्मा में एक बाइंग करना चाहिए और एक इनवर्स हेडेड शोल्डर का भी पैटर्न का फॉर्मेशन बन चुका है, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1640 का सन फार्मा में। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा एक स्विगी में। अगर देखा तो स्विगी में भी एक बेस बना हुआ है स्टॉक प्राइस में 375 के अराउंड, वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है फिर से, और 2-3 दिन से कंटिन्यूस वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि स्विगी भी यहाँ से और चल सकता है ऊपर की ओर। 420 और 440 लेवल्स पोजिशनल बेस में देखने मिल सकते हैं, और बाइंग करना चाहिए करंट लेवल्स पे भी, और 370 का स्टॉक मेंटेन करना चाहिए स्विगी में। एक दिग्गज कंपनी चुनी है हरीश जी ने, 1% ऊपर ये है। और आज हम देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल वाला जो सेगमेंट है ना, वो बाजार को थोड़ा सपोर्ट करने का काम कर भी रहा है। लगातार दूसरे सत्र में तेजी है फार्मा इंडेक्स में, और 1750-1800 रुपए के टारगेट आपको सुझा रहे हैं हरीश जी। 1640 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको खरीद सकते हैं। निमेश भाई, गुड आफ्टरनून। बताइए आपके पिक्स कौन से हैं और आपका कन्विक्शन क्या है बाजार में? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, मेरे पिक्स जो है, मैं पहले पिक्स बता देता हूँ, फिर बाद में आईटी के ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। अंबुजा सीमेंट का काउंटर है, एक अच्छे सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि अंबुजा सीमेंट यहाँ से 1 या 2 दिन में 605 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अंबुजा सीमेंट में करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन है, 605 के टारगेट प्राइस है, और स्टॉप लॉस अगर रखना है तो आप 580 का स्टॉप लॉस जो है वो लगा के रख सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा दिख रहा है। और रही बात, मैं आईटी की करना चाहूंगा। देखिए, 2 चीज है। एक तो टीसीएस ने अपना प्रीवियस बॉटम है 3200 का, वो टेस्ट कर लिया है। दूसरा, अगर आप आईटी इंडेक्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स 100 वीक की एक्सपोनेंशियल एवरेज के सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो आ रहा है 37,077 के आसपास। और दूसरा, अगर आप 2 चीज में आपको दिखाना है, ये वीक के अंदर विप्रो और एचसीएल टेक, ये दोनों के रिजल्ट है। एचसीएल टेक का रिजल्ट ये आ जाएगा, विप्रो का जो है वो 17 तारीख को है। ये दोनों कंपनियां ऐसी है कि जिसने, अगर आप देखें तो Q4 के जो रिजल्ट्स आए थे वहां पर अच्छा परफॉर्म किया था, आउट परफॉर्म किया था। तो यहाँ से डेफिनेटली टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद हम लोगों ने आईटी सेक्टर में थोड़ा दबाव देखा है, बट यहाँ से एचसीएल टेक अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज देती है और विप्रो कुछ पॉजिटिव सरप्राइज देती है, प्लस टीसीएस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके आसपास है, तो यहाँ से अगर ये तीनों स्टॉक का सपोर्ट मिलता है तो मेरा मानना है कि आईटी सेक्टर से यहाँ से हम लोगों को एक रिकवरी देखने के चांसेस जो है वो मुझे ज्यादा लग रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एचसीएल टेक पॉजिटिव सरप्राइज देता है तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर के अंदर रिकवरी होगी, और मार्केट में हम लोग बैंकिंग की तरफ तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर आईटी से भी 1 वीक के लिए सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से एक रिकवर हो सकता है। ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। शर्त यह है कि आईटी रिकवर करे तो निश्चित तौर पर बाजार को सपोर्ट तो देगा ही आईटी, क्योंकि इंडेक्स में वेटेज है करीब 12% के आसपास का, और बैंकिंग फाइनेंशियल को अगर हम क्लब करते हैं तो 26% का वेटेज बैंकिंग फाइनेंशियल का है। तो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर आईटी है, और निश्चित तौर पर बट देखते हैं कि किस तरह के संकेत आते हैं अमेरिका से, और आईटी स्टॉक्स ये टीसीएस के झटके को कब तक एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी। हरीश जी, जियो फाइनेंशियल हमने देखा कि 325 से लेकर 330 की रेंज में ना थोड़ा समय बिताया, लेकिन 2 दिनों से क्रैक आ रहा है, और इस हफ्ते नतीजे भी आने वाले हैं। जियो फाइनेंशियल के 320 रुपए के प्राइस हैं, ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ तो आई नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि अपने बिजनेस को कंसोलिडेट कर रही है कंपनी, और सेबी से जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो ब्रोकिंग हो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, लगातार उनको अप्रूवल्स मिल भी रहे हैं। जियो फाइनेंशियल के जरा चार्ट को आप देखिए, बताइए कि ये जो गिरावट आ रही है, क्या ये एंट्री का मौका दे रहा है या फिर इससे भी बेहतर लेवल मिल जाएंगे शेयर में? अगर जियो फाइनेंस के स्टार्ट स्ट्रक्चर की डिस्कस करते हैं तो देखिए, हमने एक शानदार रैली देखने मिला था कुछ दिनों पहले से। तो मार्केट में देखिए, ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि आज का जो सेल ऑफ है एक माइनर करेक्शन है। तो मुझे ऐसा कुछ अभी तक ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट नहीं कर रहा है चार्ट स्ट्रक्चर पे, और मुझे लग रहा है कि अभी भी सपोर्ट्स, क्योंकि अगर देखा है तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है 20 डे भी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो 314 पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। मुझे लग रहा है कि जो माइनर सा डिप है बस, और मुझे लग रहा है कि जो भी है होल्ड करना चाहिए बाइंग है तो किसी के पास। और मुझे
मुझे लग रहा है कि अगर पोजिशनल बेस में मुझे ऊपर की ओर 350 के आसपास रेजिस्टेंस हो रहा है, वहां तक एटलीस्ट देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। और अगर किसी को बाइंग करना है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिप्स और 310 315 के अराउंड मिलता है तो मुझे लग रहा है कि बाइंग के लिए यहाँ पे कर सकते हैं बाइंग इसमें। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 304 का। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं जैसे बताया रेजिस्टेंस जोन 350 का वो इमीडिएट टारगेट बन के रहेगा। मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें लंबे अवधि के हिसाब से देखते हैं तो तेजी बरकरार है अभी भी, तो होल्ड करना चाहिए। हायर टॉप पर बॉटम के भी पोजीशन इंटैक्ट है, तो मुझे लग रहा है कि होल्ड की राय रहेगी मेरे जियो फाइनेंशियल्स में। एक टेक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर इसी हफ्ते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे भी आने वाले हैं। नंबर से ठीक पहले एक्सपर्ट्स की राय इस वक्त 319 के लेवल्स पर 2% के डाउन ट्रेंड जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां टेक्निकल नजरिया हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से हम जान रहे हैं, हमारे पास फंडामेंटल पैनल पर भी राजेश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। आइए उनसे भी समझते हैं कि उनका नजरिया इस वक्त मार्केट पर क्या है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। वैसे तो अगर इस वक्त देखें तो मार्केट का टेक्सचर ऑन दी फेस ऑफ इट वीक नजर आ रहा है, लेकिन सेक्टर वाइज तमाम सेक्टर्स में मोमेंटम है। रियल्टी टू स्टार्ट विथ, इसके ठीक बाद फार्मा, मिड सेलेक्ट, पीएसयू, एफएमसीजी, ऑटो मेटल सब चल रहे हैं मजबूती के साथ। इस वक्त कामकाज जरूर देखने को मिला है। आईटी भले ही हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव झेलते हुए। इंडिया विक्स पर भी नजर है क्योंकि फेयर इंडिकेटर और लगातार स्पाइक अप्स वहां पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपके फोकस रेडार पर क्या है? मार्केट के इस टेक्सचर को आप कैसे देखते हैं? गुड आफ्टरनून मानसी जी, अभिषेक जी और भी पैनल में जो मित्र जाना सबको नमस्कार। मार्केट का टेक्सचर अगर देखा जाए तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है ट्रेड टैरिफ्स को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से वीकेंड पे अगर आप देखो तो कुछ देशों को नए आदेश दिए गए, इंडिया के अभी तक भी पेंडिंग है कुछ। ये उम्मीद थी कि 9 तारीख को जो डेडलाइन है वहां पर एक ट्रीटी हो जाएगी, मिड ट्रीटी, बट वो भी नहीं हो पाई। तो इस वक्त उसको लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है। खास करके फार्मा को अगर आप देखो तो कई बार ऐसी खबरें आती है कि कुछ ज्यादा टैरिफ्स लग जाएंगे। इन सब चीजों के लिए अनिश्चितता है। ग्लोबल में अगर आप देखें, ग्लोबल इन्वायरमेंट में तो नॉइज बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप भारत की परिप्रेक्ष्य में देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत नीचे है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, एनपीएस सिस्टम में है ही नहीं, बैंकिंग सिस्टम में डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत कंफर्टेबल लेवल में, इन्फ्लेशन कंफर्टेबल लेवल में है। आरबीआई ने अपने कदम उठा लिए हैं, मॉनसून समय से पहले आ गया, तो सारी चीजें पॉजिटिव है। अब इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते में अगर आप देखोगे तो करीब करीब 10 कंपनी जो निफ्टी के हैं उसके रिजल्ट्स हैं, जिसकी करीब करीब 32-33% की वेटेज निफ्टी में आती है। तो उस कारण से स्टॉक स्पेसिफिक वोलेटिलिटी हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि रिजल्ट्स जैसे जैसे आएंगे, कमेंट्री जैसे आएगी वैसे चलते रहेंगे। बट कोई मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया हो तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली सारी समीकरण अपने पॉजिटिव बैठ रहे हैं। थोड़ी बहुत चिंताएं टैरिफ को लेकर के हैं, वो भी बाजार ने ऑलमोस्ट हजम कर रखा है। तो आने वाले दिनों में अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। फार्मा, एफएमसीजी, ये कुछ स्पेस है जहां ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सारे समीकरण भारतीय बाजार के हक में है। वॉलेटिलिटी इस वक्त है और वो वॉलेटिलिटी किन्हीं वजहों से, किन्हीं कारणों से है। लेकिन चलिए, किन शहरों में बिग एक्शन देखने को मिला है बताने के लिए सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो चलिए, बिग एक्शन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कर्नाटका बैंक की। ये स्टॉक फोकस में है क्योंकि यहाँ पर एक नई अपॉइंटमेंट हुई है सीईओ और एमडी की, जहाँ पर राघवेंद्र भट्ट अब कंपनी के नए सीईओ और एमडी नियुक्त होते हुए दिखे हैं। और इस खबर के दम पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक में 1% से ज़्यादा की तेजी है ऐसे बाजार में भी। इसके अलावा BEML लिमिटेड, ये स्टॉक भी एक्शन में है क्योंकि यहाँ पर 21 जुलाई को कंपनी की बोर्ड बैठक है जहाँ पर शेयर विभाजन पर विचार होता हुआ दिखेगा। और इसके चलते हम देखते हैं कि जब भी ये काउंटर्स शेयर विभाजन या ऐसी से जुड़ी अनाउंसमेंट्स आती हैं तो स्टॉक में एक एक्साइटमेंट ज़रूर रहती है, क्योंकि जैसे ही शेयर का प्राइस कम होता है थोड़ी और लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं और इसके चलते स्टॉक में भी करीब 1.5% की तेज़ी बरकरार है। इसके अलावा बात करते हैं पॉलीकैब की, क्योंकि जो केबल्स एंड वायर्स कंपनीज हैं उनमें सुबह से ही आप जोश देख सकते हैं, क्योंकि देखिए कॉपर के प्राइजेस भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक अच्छी चाल दिखा रहे हैं। तो पॉलीकैब इंडिया पे आज जो है JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट है, उन्होंने 7,900
रुपए का टारगेट दिया है और ये इनका मानना है कि आने वाले समय में मार्जिन जो हैं और इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे पूरे सेगमेंट के लिए, और पॉलीकैब उनकी पसंदीदा पिक और इसके चलते स्टॉक में एक भरपूर एक्शन है। इसके अलावा रियल्टी काउंटर्स में काफ़ी अच्छा एक्शन है, जहां पर आप देख लीजिए शोभा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। बट इसके ठीक विपरीत जो IT काउंटर्स हैं उनमें प्रेशर बरकरार है। TCS के नतीजों ने मूड खराब किया, पर अब HCL टेक पे पूरी नजर है। देखते हैं वहां पर किस तरीके का प्रदर्शन होता है। ओके सृष्टि, शुक्रिया ये बिग एक्शन स्टॉक्स हमारे बीच रखने के लिए। तो इन तमाम स्टॉक्स पर फोकस रखिएगा। रियल एस्टेट काउंटर्स में अच्छा एक्शन, लेकिन IT से अब भी कमजोरी हावी। लेकिन नजरें पॉलीकैब पर भी हैं, क्योंकि JM फाइनेंशियल की पॉजिटिव रिपोर्ट पॉलीकैब पर आई है। खरीदारी की राय, टारगेट काफी ज्यादा अग्रेसिव और बोल्ड, 7,900 के लक्ष्य मानकर चल रही है ये रिपोर्ट। निमेश, आपसे जानना चाहेंगे 1.5% की तेजी तो है, 6794 के लेवल्स, क्या टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी यहाँ से आपको मजबूती वाले दिखते हैं? जी जरूर से मानसी जी, और सुबह में मेरी रिकमेंडेशन भी थी पॉलीकैब के अंदर। चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग लग रहा है, एक ब्रेकआउट का पैटर्न जो है वो देखने को मिला है, और मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में 7,000 से 7,050 तक के लेवल डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस ज्यादा है। तो व्यू बुलिश ही रहेगा पॉलीकैब के अंदर, और नीचे में जिस तरह से बताया था एक स्टॉप लॉस लगा के जरूर से बाय करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड हम लोग जो है वो प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर पॉलीकैब आज सुबह बाजार खुलने से पहले भी फोकस रेडार पर था हमारे एक्सपर्ट्स के। इन पर्टिकुलर निमेश ठाकर ने अपनी राय दी थी इस पे, और अब ये स्टॉक में भी मूव है। ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी हैं, तो कन्विक्शन टेक्निकली और साथ ही फंडामेंटली दोनों एक्सपर्ट और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की तरफ से भी आता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी शाइन इस वक्त नजर आ रही है। बेंचमार्क्स के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट्स अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। तो इस एक्शन में अच्छे खासे स्टॉक्स, या कह सकते हैं स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां पर मिल रही है? पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड करीब 6% की तेजी, आज सुबह ये भी हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर था। पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, शरण ने अपनी राय दी थी, और वहां से स्टॉक में अगर आप देखेंगे इस वक्त मजबूती के साइंस, 1284 के स्तर। हरीश, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे, यहां से कितनी फर्दर अपसाइड टेक्निकली चार्ट्स पर नजर आती है? अच्छा जी, PEL देखा जाए तो पिछले हफ्ते के फ्राइडे के दिन भी एक शार्प रैली देखने मिला था PEL में, और आज के दिन में ऑलमोस्ट 5.5% ऊपर है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट दिया है स्टॉक प्राइस शॉर्ट टर्म में, और मुझे लग रहा है कि और ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है रैली, जो कि 1400 तक लेवल्स तक देखने मिल सकता है PEL में, क्योंकि जो रेजिस्टेंस जोन है वही के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि किसी का बाय है तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 1400 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे सोच सकती है थोड़ा एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए होल्ड करना चाहिए, और तेजी एक्सटेंड हो सकती है PEL में। तो ओवरऑल अभी भी तेजी का ही दिखाई दे रहा है PEL में, और बाय थोड़ा अवॉइड करूंगा करंट लेवल्स पे, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन में चल चुका है स्टॉक ऑलमोस्ट 10%, 7 to 8%। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए डिप्स के लिए, फिर से एक बार री एंट्री करने के लिए। तो किसी के पास लॉन्ग है तो होल्ड रखिए, और मुझे लग रहा है कि 1400 के अराउंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हैं 50%। एटलीस्ट फिर से एक बार डिप आता है 1210 के 1225 के आसपास, तो वहां पे लॉन्ग एंट्री के लिए सोचना चाहिए PEL में। चलिए, गिरावट में खरीदारी के मौके जरूर ढूंढे जाएं। एक्सपर्ट्स के पॉजिटिव रेडार पर ही है ये स्टॉक, लेकिन नई खरीदारी के लिए फिलहाल बचना होगा, क्योंकि स्टॉक काफी चला है। एक बार डाउन ट्रेंड्स मिलते हैं तो अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए, और अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन ऐसे बरकरार रखने की राय, 1284 के लेवल्स, करीब 5-6% की तेजी, और यहाँ से और ज्यादा तेजी के आसार नजर आते हैं। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे डेरिवेटिव फ्रंट पर किस तरह का एक्शन है ये भी आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ेंगे डेरिवेटिव का सारा लेखा जोखा लेकर, और हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कहीं ना जाएं, बने रहें। Presented by Canara Bank. Together we can. रास्ता है वही वही शहर, बदले हैं नजारे या नजर। इतना सारा पानी, ट्यूबवेल, बिजली तो आती जाती है, ये सब। अरे बेटा, वो अपना सूरज है ना, सब उसका कमाल है। सूरज चलता दादा। अरे राकेश, राकेश, तू कब आया अभी लाइट से? अरे वाह ताई, पहचान गई।
शहर जाके आंख का ऑपरेशन करा लिया क्या? शहर जाए मेरी जूती नहीं, यहीं अपने गांव में ही करवा लिया। हाँ, वो जो सूरज है ना अपना, वो सब कर रहा है। बदला बदला अरे राकेश, वाह बाबूजी, देखो राकेश है। अरे अरे वाह छोटी, ये स्कूल में सीखा? इंटरनेट पे। इंटरनेट? हाँ, सूरज भैया है ना? कौन है ये सूरज भैया? आपको उनसे मिलना है क्या? हाँ चलो। वो रहे सूरज भैया। ये रोशनी का सफर दिलचस्प है, दिलचस्प है। बादलों से चली है सूरज। हम सूरज से सिर्फ बिजली नहीं बनाते हैं, खुशहाली को देश के कोने कोने तक भी पहुंचाते हैं। अदानी, हम करके दिखाते हैं। Anthem Biosciences Limited, one of the few Indian companies with integrated new chemical as well as new biological entity capabilities across drug discovery, development and commercial manufacturing, now makes an initial public offering of equity shares of face value of ₹2 each. The 100% book-built offer being offered in a price band of 540 to 570 rupees per equity share. Opens July 14th, closes July 16th, 2025. For risk factors and corresponding details, refer to the red herring prospectus. और एनआरआई? अरे उससे याद आया, एक एनआरआई अकाउंट खोलना है। गो फॉर SBI एनआरआई अकाउंट। इजी है। एनआरआई रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। ब्रो, ओपन अकाउंट डिजिटली, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी। सबको पता है SBI एनआरआई सर्विसेज इजी है, सबको पता है। माय बर्थडे गिफ्ट टू पापा, ये उनके पापा की पहली गाड़ी एक गराज में पड़ी थी दार्जिलिंग में, फिर 3 मैकेनिक, पेंटिंग, पॉलिशिंग। जब इसे फाइनली घर लाया ना, तब लगा लाइफ में ग्रो किया है। बुलाओ। SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Dharan Infra EPC, a leader in India's infrastructure space, steps into green energy with its new arm, Dharan Infra Solar, tapping into the fast-growing solar sector. It will design and deliver advanced solar and hybrid energy systems, powering sustainable growth for tomorrow. In association with SBI, best है सबको पता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। बेहद कमजोर निफ्टी 25,000 के लेवल्स को बचाने की लगातार कोशिश में, और इस वक्त अगर आप देखेंगे सेक्टोरल अप्रोचेस मार्केट में नजर आएंगे। स्टॉक वाइज भी मूव्स हैं, अपसाइड मूव्स, डाउनसाइड मूव्स भी हैं, और डेरिवेटिव फ्रंट पर भी काफी कुछ है जो कि आपके सामने हमें रखना है। 25,000 के लेवल्स तो इस वक्त देख रहे हैं करीब 100 अंकों की बिकवाली या वॉलेटाइल मार्केट्स हैं, लेकिन इन वॉलेटाइल मार्केट्स में भी लगातार हमारी एक्सपर्ट्स की पैनल, हमारे रिसर्च की पैनल और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं आपके साथ, अभिषेक तो हैं ही आपके साथ, लेकिन साथ साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हरीश जुजारे, निमेश ठाकर, राजेश जी भी हमारे साथ है फंडामेंटल नजरिया लेकर, और हमारे साथ पुलकित भी जुड़ गए हैं जो कि डेरिवेटिव फ्रंट पर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताएंगे एफएनओ में इस वक्त, और साथ ही इंडिया विक्स में स्पाइकअप्स के पीछे की वजह क्या है। लेकिन उन सब से ठीक पहले एक स्टॉक है जो कि फोकस रेडार में आया है, वो है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक के नतीजे, तिमाही नतीजों की अगर बात करें, वो कमज़ोर थे। बावजूद इसके स्टॉक में ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला है, और इस तरह का मोमेंटम जब किसी स्टॉक में नज़र आता है तो इसके पीछे की वजह होती है मैनेजमेंट की कमेंट्री। लेकिन ऐसा क्या खास रहा मैनेजमेंट की कमेंट्री में कि कमज़ोर नतीजों के बावजूद स्टॉक में ऑलमोस्ट 13 to 14% के अप मूव्स नज़र आ रहे हैं, ये हमें अभिषेक बताएंगे। अभिषेक, नतीजे तो ठीक ठाक थे, रादर कमज़ोर थे, लेकिन स्टॉक देखिए 15% दौड़ा है। मानसी, 15% ये शेयर ऊपर है, और इस 15% की तेजी देखकर मेरे मन में सवाल आया कि क्या ओला का निवेशक बहुत ज़्यादा भोला है कि ओला कुछ कह रही है और लोग यकीन कर रहे हैं, और 15% की ज़बरदस्त तेजी शेयर में हो रही है। देखिए, नतीजे तो कमज़ोर हैं और हर पैरामीटर पर ये कमज़ोर हैं। घाटा कंपनी का बढ़ता जा रहा है, आय में गिरावट आ रही है, लेकिन आज वॉल्यूम काफ़ी तगड़ा है शेयर में, और वॉल्यूम ज़्यादा होने के पीछे की वजह यह है कि कंपनी की जो कमेंट्री रही है आगे के लिए, यानी कि उनकी अपनी जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं,
और निवेशक फिलहाल हम देख रहे हैं कि थोड़ा रिवॉर्ड कर रहे हैं। मे बी इस लेवल पर बहुत सारे लोग एग्जिट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाथ जला है लोगों ने ओला के शेयर में। कहाँ एक टाइम पे ये शेयर 150 रुपये के ऊपर का हो गया था और फिर वहाँ से गिरते गिरते 40 रुपये के भी नीचे आया। आईपीओ भाव से भी अभी भी नीचे है काफ़ी शेयर, ये करीब 30-40% तो नीचे होगा ही आईपीओ भाव से। लेकिन कंपनी ने गाइडेंस मजबूत दिया है और ये कहा है कि ऑटो सेगमेंट FY26 में एबिडा पॉजिटिव हो सकता है और ऑटो बिजनेस को भी FY26 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होने की उम्मीद जताई है ओला ने। और ये कहा है कि उनकी जो नई ऑफरिंग्स है, जो नए बाइक्स हैं, एक रोडस्टर उन्होंने लॉन्च की थी, आपको याद होगा, बाइक भी लॉन्च की थी ओला ने। उन्होंने कहा है कि त्योहारों पर अच्छी मांग हो सकती है जेन 3 स्कूटर्स के लिए और रोडस्टर बाइक के लिए। अब इन सब उम्मीदों के चलते आज हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है शेयर में और ये 15% ऊपर शेयर कारोबार कर रहा है। हालांकि गिर के 42-43 रुपए के आसपास के भाव थे, वहां से चला है 46-47 रुपए ऊपर आपको फिलहाल ये शेयर दिखेगा। देखिए, फाइनेंशियल्स की बात करें तो लगातार प्रॉब्लम है। मार्च तिमाही में जो घाटा है वो है, आय है वो घट के हो गया है 611 करोड़ रुपए। अगर हम घाटा बढ़ा है, आय घटी है और प्रति शेयर आय में भी हमने देख रहे हैं कि कमजोरी आई है। ये सारे के सारे नंबर्स थोड़े वीकर साइड पर दिख रहे हैं। अगर आप 4 साल के आंकड़े देखेंगे तो घाटा 2022 में जो था 784 करोड़ रुपए, FY22 में वो FY25 में बढ़ के हो गया है 2276 करोड़ रुपए। तो ये तो चैलेंजेस हैं और 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर से 75% ये शेयर नीचे है। अगर आप देखेंगे कि इसका जो आईपीओ प्राइस था 76 रुपए का, वहां से भी करीब 40 रुपए नीचे, 40% नीचे ये शेयर है। और जुलाई में जो अब तक के 10 ट्रेडिंग सेशन रहे उसमें से ना सिर्फ 2 दिन ही चला है ओला का शेयर। तो पता नहीं, लोग बुलिश हो रहे हैं लेकिन फाइनेंशियल्स और इसको लेकर जो मन में छवि है लोगों के ना, उसमें कोई सुधार ऐसा दिख नहीं रही है। देखना होगा, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और इस पर हम व्यू भी ले लेते हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। बताइए, ओला को लेकर आपका क्या व्यू है? कंपनी ने तो कहा है कि नहीं हमारा भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन लोगों ने जो उसका भूतकाल देखा ना, बहुत डराने वाला रहा है। आप क्या कहेंगे सर इस पर? अभिषेक जी, पहले तो नमस्कार आपको। और आपने जो लाइन स्टार्ट करी नहीं कि ओला का इन्वेस्टर क्या भोला है, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। डेफिनेटली भोला नहीं है इन्वेस्टर, फंसे हुए हैं लोग। अगर आप देखो तो जैसे आपने बताया कि नंबर लगातार खराब हो रहे हैं। जून की जो सेल्स के आंकड़े देखेंगे ना, वहां भी 45% की ड्रॉप आई थी। मार्केट शेयर जो कि जून 2024 में 46% था, वो जून 2025 में लुढ़क कर 19% आ गया। पहली तिमाही के नतीजे 50% डाउन थे। ऑटो बिजनेस थोड़ा एबिटा पॉजिटिव होने की बात है, बट लॉस अभी भी 428 करोड़ का खड़ा है। आगे आने वाले दिनों में जो भी इनका फ्यूचर डिपेंड करता है, वो अगर या तो वॉल्यूम बढ़ जाए या अपकमिंग जो इनकी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरीका से लोगों ने हाथ जलाए हैं, मैनेजमेंट इश्यूज हैं या क्वालिटी इश्यूज भी आए हुए हैं प्रोडक्ट में, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को निवेश करना चाहिए। कंपटीशन भी तगड़ा है। पहले सिर्फ ये थी जो ओला थी जो 2 व्हीलर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल रही थी। आज जो मंजे हुए प्लेयर है, हीरो या बजाज ऑटो, सारे ही उस मैदान में आ गए हैं, तो कंपटीशन भी हाई हो रहा है। तो बेहतर होगा उछाल पे निकलने की कोशिश करें। आज की जो बढ़ाई है उसे इग्नोर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो 150 से लुढ़कता हुआ स्टॉक 40 के नीचे गया था, वो एक बाउंस बैक दे रहा है। अदरवाइज फंडामेंटली इसमें कुछ भी अभी नहीं। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ओला इलेक्ट्रिक पर यहाँ रिसर्च भी और रिसर्च के साथ साथ हमारे एक्सपर्ट की राय भी आपको इस वक्त मिलती हुई। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ साथ हमारे रिसर्च और रिपोर्टर्स की पैनल भी एक कर जुड़ रही है आपके लिए सारी डिटेल्स और सारे एक्सक्लूसिव न्यूज़ फ्लोज लेकर। अंजलि हमारे साथ जुड़ी हैं। ब्लिंकिट बिजनेस में कुछ नए डेवलपमेंट्स करने जा रहे हैं, नए इनोवेशन, उनके बारे में बताने के लिए। साथ साथ अंकुर है हमारे साथ जो जैन स्ट्रीट पर विस्तार से बातचीत करेंगे। जो नए टेकअवेज लगातार कुछ न कुछ निकल कर आ रहा है उस पर बातचीत होगी। और साथ ही वरुण भी हमारे साथ, बासिफ आज सुबह भी उन्होंने बातचीत करी थी। केमिकल प्लेयर्स जो है फोकस रेडार पर है और उन तमाम पर विस्तार से और रिसर्च। और पुलकित है FNO और डेरिवेटिव फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है वो सब बताने के लिए श्रीकांत चौहान हमारी पैनल पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी का भी स्वागत करते हैं और सबसे पहले उनके क्लोजिंग ट्रेड्स क्विकली समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे रिसर्चर्स और रिपोर्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आपके स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक एंड एवरीवन।
तो देखिए वैसे मार्केट वैसे देखा जाए तो काफी एक डिप्रेस मोड में है। इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्केट तोड़ चुका है 25,100 150 और अभी 25,000 के लेवल्स के करीब आके साइकोलॉजिकल लेवल्स के करीब आके थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। अगर आज की क्लोजिंग अगर 25,000 के नीचे की अगर रहती है तो हमें लगता है कि मार्केट एक बार 24,900 तक जा सकता है। लेकिन चूंकि मार्केट 25,600 से लगातार गिर रहा है तो हमें लगता है कि 25,000 से लेकर 24,900 के बीच में कुछ कॉन्ट्रा खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का एक ब्रॉडर ट्रेंड है वो अभी भी स्ट्रांग है और ये ट्रेंड या तो मैं बोलूंगा कि अपसाइड पे है और उसका ये करेक्टिव पैटर्न चल रहा है। तो करेक्टिव पैटर्न कैन लास्ट अप टू 50% और 61.8% ऑफ द एंटायर रैली। और जो रैली हमने देखी थी वो 24,500 से देखी थी, तो वही मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन आ रहा है और करेक्शन के बेसिस पे कॉन्ट्रा खरीदारी के बेसिस पे मुझे लगता है कि बीएससी लिमिटेड जो अभी ट्रेड कर रहा है तकरीबन 2450 के करीब, इसे खरीदना चाहिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक 2550 तक जा सकता है और बेस्ट के सिनेरियो में शायद 2600 के लेवल्स भी दिखा सकता है। जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम रखेंगे एट 2400। तो 2400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे बीएससी लिमिटेड को करंट लेवल से खरीदने के लिए। साथ ही साथ मुझे लगता है भारतीय एयरटेल, इसमें भी हमने एक बड़ी तेजी देखी थी, उसके बाद एक अच्छी गिरावट हमने देखी है। ये गिरावट जो है अगेन इट्स अ करेक्टिव पैटर्न। तो इन लेवल्स पे भारतीय एयरटेल को भी हम खरीदने की राय रखेंगे। 1915 के करीब ट्रेड कर रहा है, तेजी बनती है तो 1960 1965 तक के लेवल्स दिखा सकता है और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम रखेंगे एट 1895। तो भारतीय एयरटेल ये एक स्टॉक ऐसा रहेगा कि जिसमें करंट लेवल से खरीदारी की जा सकती है। ओके, करंट लेवल से भारतीय एयरटेल में खरीदारी की राय। आधे % के डाउन ट्रेंड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक्सचेंज एंसिलरीज में आज बीएससी लिमिटेड में भी अच्छा खासा एक्शन। भारतीय एयरटेल के लिए 1960 पहला टारगेट, उसके बाद 1965 तक के लक्ष्य भी नजर आ सकते हैं। श्रीकांत चौहान के रेडार पर 2400 का स्टॉप लॉस बीएससी लिमिटेड में, 2550 पहला लक्ष्य, 2600 दूसरा लक्ष्य, 2456 के लेवल से यहाँ से फर्दर अपसाइड। काफी दिनों की डाउनसाइड मोमेंटम के बाद 4% की तेजी पर आज एक्सचेंज एंसिलरी में बीएससी लिमिटेड आउट परफॉर्म करता हुआ। लेकिन चलिए और भी बातचीत करेंगे श्रीकांत जी से, लेकिन डेरिवेटिव के फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है ये जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित हैं। पुलकित, गुड आफ्टरनून। बताइए बैंक निफ्टी के लिए मोस्ट एक्टिव पुट, कॉल और साथ ही एफएनओ एंट्री एग्जिट्स क्या क्या हैं? जी मानसी जी, जैसा कि बाजार तो क्या लाल निशान में दिख रहा है, तो डेरिवेटिव के ऊपर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव डेटा है आज का, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ दिखाई दे रहा है, तो वो समझते हैं डेटा को एक एक करके। अगर हम इंडिया विक्स की बात करें, लगभग 12 के पास है, कोई बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, बट हाँ कल लगभग 11 साढ़े 11 था, तो उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अगर हम पुट कॉल रेशो की बात करें तो ये लगभग 0.5 के पास में है। अब यहाँ से ये लगभग ओवरसोल्ड जोन की तरफ मूव कर रहा है और अभी हम देख भी पा रहे हैं जैसा कि निफ्टी लगभग 25,000 के लेवल के आसपास काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहा है। तो हो सकता है अगर ये तोड़ता है 25,000 का लेवल, तो फिर लेकिन अगर ये होल्ड कर लेता है तो हो सकता है कि हम यहाँ से एक छोटा मोटा अपमूव देख लें। अगर हम मोस्ट एक्टिव पुट की बात करें तो 25,000 ही है, जिसके ऊपर लगभग अभी पुट बाइंग थोड़ी देखी जा रही है। अगर हम मोस्ट एक्टिव कॉल की बात करें तो ये 25,100 की है, जहाँ पे कॉल राइटिंग देखी जा रही है। अगर हम हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वो 25,500 के ऊपर है और अगर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो 25,000 के ऊपर है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर 25,000 ये तोड़ता है तो हो सकता है हम 150-200 पॉइंट का और डाउनवर्ड मूव देख सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को ले लेते हैं तो पीसीआर लगभग 0.79 के आसपास है, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 है और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 के ऊपर है। एफएनओ बैन की बात कर लें तो आरबीएल बैंक, हिंदुस्तान कॉपर और ग्लेनमार्क, ये 3 स्टॉक्स एफएनओ बैन में है। अब बहुत हद तक जो मार्केट है वो इस तरफ उम्मीद कर रहा है कि कुछ तो टैरिफ के ऊपर न्यूज़ आ जाए और कुछ डील हो जाए। और दर्शकों को बता दें कि आज शाम को HCL टेक के भी नतीजे हैं, तो हो सकता है वहाँ से भी कुछ एक बाजार को क्यों मिले और फिर उस हिसाब से हम बाजार में मूवमेंट देख सकते हैं। तो मानसी जी, ये था एफएनओ का लेखा जोखा। बाकी आगे जैसा भी होगा कल हम दर्शकों को अपडेट कर ही देंगे।
एब्सोल्युटली पुलकित, बहुत शुक्रिया आपका इस चैलेंजिंग मार्केट में भी एफएनओ के सारे डेटा पॉइंट्स हमारे बीच रखने के लिए। बैंक स्टॉक्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे पुलकित हमें बता रहे थे, टीसीएस के नंबर्स के बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर सारी की सारी निगाहें टिकी हुई हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो आईटी सेक्टर का मोमेंटम मूड जो है शायद सुधर जाए। इस वक्त तो आईटी सेक्टर जो है वो अंडर परफॉर्म करता हुआ, नतीजों के अनुमान भी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे जैसे नंबर्स आ जाएंगे, नंबर्स कैसे रहे हैं वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। मार्केट क्लोज के बाद, पुलकित मार्केट क्लोज के बाद आने वाले जी, शाम को लगभग 4 साढ़े 4 के आसपास ही आएंगे, तो इसका मूवमेंट हमको कल देखा जा सकता है मार्केट में कैसा क्या होगा। ओके, तो चलिए आज शाम बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आएंगे, कल रिएक्शन जो है वो आपके सामने हम जरूर रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का अब रुख करते हैं। ओके, एंजल वन से ओशो कृष्णन हमारे साथ है अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। ओशो, गुड आफ्टरनून, बताएं आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी क्या है आपके पास? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। आज अगर हम देखें जो स्टॉक रडार पे आ रहा है जिसमें अच्छा बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है, वो है सन फार्मा। सो आज के दिन पे इस काउंटर में एक अच्छा बिल्डअप स्टार्ट हो रहा है। एंड अगर हम टेक्निकली भी देखें तो अपने कंसोलिडेशन से निकलने की कोशिश कर रहा है काउंटर। तो मुझे लगता है आने वाले 1 से 2 दिनों में अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है। सो सन फार्मा के 1700 कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय है। 20 रुपीज के आसपास होवर कर रहा है, सो करंट लेवल्स पे बाई करें। 10 का स्ट्रक्ट स्टॉप लॉस लगाना है एंड अप्रोक्सीमेटली 38 रुपीज तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो ये पूरा ट्रेड सेटअप का जो मैक्सिमम रिस्क है वो लगभग 3500 का है। एंड वंस टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो 6300 के देखने को मिल सकते हैं। ओशो, शुक्रिया ये ऑप्शन की रणनीति हम तक पहुंचाने के लिए। तो फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक में फार्मा मेजर सन फार्मा ऑप्शंस के लिहाज से ओशो के रेडार पर 1700 की कॉल खरीदने की राय 20 रुपए के दाम पर ही आपको मिलेगी। लक्ष्य इसके 38 के मानकर चले, स्टॉप लॉस 10 का लगाइएगा जरूर। अगर ये वर्कआउट करती है तो अधिकतम मुनाफा 6300 का होने की संभावना है और रिवर्स अगर जाती है तो फिर अधिकतम नुकसान 3500 का भी होने की संभावना है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। कमजोर संकेतों के चलते बाजार में लगातार चौथे सत्र में गिरावट है, लेकिन लोअर लेवल से पिछले कुछ मिनटों में बाजार ने वापसी करने की कोशिश जरूर की है। निफ्टी की जो कमजोरी है वो है करीब 60 अंकों की, यानी कि करीब करीब 40 अंकों का सुधार हम देख चुके हैं। और निफ्टी बैंक आ गया है हरे निशान में 56,765 रुपए के आसपास, 65 के स्तर पर आपको निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ दिखेगा। रिकवरी लोअर लेवल से ठीक ठाक है। हमने देखा था कि 56,650 तक निफ्टी गिरा था, तो वहां से 100 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक में आ गई है। राजेश जी, एक व्यू आपसे ना सरकारी बैंकों पर चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि खेमा थोड़ा सा बटा हुआ है, सरकारी बैंकों में तेजी हो रही है, प्राइवेट बैंक थोड़े से सुस्त पड़े हैं। आप ये पीएसयू बैंकिंग स्पेस को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कई सारे शेयर्स हैं जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जिसमें कि बीओबी हो गया, इंडियन बैंक हो गया, यूनियन बैंक, पीएनबी। क्या आपको लगता है कि एक बढ़िया ग्रोथ के लिए ये स्पेस तैयार हो रहा है और निवेश के अच्छे मौके दे सकता है? देखिए अभिषेक जी, अगर किसी का नजरिया कम से कम 9 से 12 महीने का होगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे मौके दे रहा है, क्योंकि कई कारण है। एक, इनकी एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। आपने देखा होगा प्राइस अभी बैंकों के एनपीएस लगभग 0 के आसपास आ गए हैं, थोड़े बहुत कोई के रह गए हैं। दूसरे, आरबीआई ने जो इस वक्त रेट कट वगैरह किए, इनके बॉन्ड पोर्टफोलियो में बहुत फर्क पड़ेगा, जो कि वैल्यूएशन में सुधार आएगा। तीसरे, अगर देखेंगे तो वैल्यूएशन भी जो है इस वक्त अर्निंग्स के आधार पे हो या प्राइस टू बुक पे आधार पे हो, बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है। क्रेडिट ऑफटेक की थोड़ी दिक्कतें हैं, जो मुझे लगता है कि जिस तरीके से रेट कट वगैरह हुए हैं वो आने वाले दिनों में क्रेडिट ऑफटेक भी हो जाएगा। तो इन सब कारणों से हमें लगता है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में थोड़ा कंफर्ट आ रहा है और मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। कोई स्टॉक पिक करनी हो, पहली नजर हमारी एसबीआई पे ही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके के फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ दिनों पहले बयानात आए थे कि सब्सिडियरीज को लिस्ट करवाना पड़ेगा, तो वहां मुझे लगता है एसबीआई में अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और जो बैंकिंग कारोबार है वो अपनी जगह तो है ही। मिड कैप स्मॉल कैप की बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत शानदार है, और दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहां हमने लगातार 4-5 क्वार्टर्स से देखा है शानदार नतीजे आते हुए। उन्होंने रकम भी उठाई है,
आगे आने वाले दिनों में कुछ QIP करेंगे अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को गवर्नमेंट नॉर्म्स SEBI नॉर्म्स के अनुसार करने के लिए। और सारे पैरामीटर्स पर अगर आप कंपेयर करो तो जितने भी PSU बास्केट है बैंकिंग के, उसमें सब में अच्छी परफॉर्मेंस रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। जी ठीक है, तो राजेश जी की पसंद PSU बास्केट में मिड कैप अगर आपको चुनना हो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ जाइए, थोड़ा सा बड़ा चाहिए इससे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर बाजार का जो दिग्गज है बैंकिंग का इनफैक्ट SBI एक रेंज में जरूर है, लेकिन निवेश के लिहाज से एक बढ़िया शेयर है। 9 से 12 महीने अगर आप समय देना चाहते हैं तो आप इन शेयरों को चुन लीजिए राजेश जी की स्टडी के हिसाब से। फाइनेंशियल मैट्रिक्स होंगे या फिर यहाँ से ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इन बैंकों के लिए सॉलिड बैठती है। श्रीकांत जी, 2 शेयर मैं आपके लिए आपसे जरा पूछना चाहता हूं जहां पर हम इंट्राडे में रिकवरी अच्छी देख रहे हैं और अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो है टाइटन, आज शुरुआत कमजोर की, लेकिन टाइटन हम देख रहे हैं कि करीब 1.25% ऊपर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। और टाइटन के अलावा जो दूसरा शेयर है वो है CAC का। CAC फिर से 180 रुपए पर आ गया ये शेयर, 3% के आसपास की तेजी है। आपके हिसाब से बेहतर पिक क्या हो सकती है किसी को अगर फ्रेश ट्रेड लेना हो तो? बिल्कुल, तो देखिए अगर अभिषेक जी, अगर यहाँ पे अगर किसी को फ्रेश ट्रेड अगर लेना है स्पेसिफिकली लॉन्ग साइड पे, तो CAC में लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। 180 के करीब ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो कि ये स्टॉक जब 2-3 दिन से गिरा था तो काफी अच्छे परसेंटेज के साथ गिरा था, तो थोड़ा सा जो रिकवरी पैटर्न है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल रहता है। लेकिन करंट लेवल से मैं कहूंगा कि जैसे आज की रिकवरी बनी है, वॉल्यूम्स बने हैं, बिल्कुल CAC को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस काफी नजदीक का रखें, कोई बड़े स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। 180 के आसपास खरीदते हो तो 177 का स्टॉप लॉस रखें और वेरी फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 185 का, उसके बाद के टारगेट्स रहेंगे 189 के। बट अभिषेक जी, अगर टाइटन की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर आप गोल्ड प्राइजेस के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो काफी अच्छा कंपेरेबल है। इनवर्स रिलेशनशिप में चलता है, गोल्ड प्राइजेस बढ़ते हैं तो टाइटन गिरता है। और ये जो एक सेल ऑफ हमने देखा है आफ्टर बिजनेस अपडेट्स, ये इतना स्टीप था कि हमें लगता है कि एवरी राइज इसमें सेलिंग आएगा। तो करंट लेवल से थोड़ा बाउंस बैक आने दीजिए क्योंकि ये स्टॉक 3700 के करीब था और 3700 से गिरते हुए 3300 के करीब आया है, तो थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। मुझे लगता है कि बेस्ट केस 3500 तक का पुल बैक आएगा। 3500 में कोई अगर लॉन्ग पोजीशन हो तो उसे कम किया जा सकता है या तो वहां पे कुछ शॉर्ट के कॉल लिए जा सकते हैं, लेकिन करंट लेवल से इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। स्तर से टाइटन में लॉन्ग बनाने की आपके लिए सलाह नहीं है। 3400 रुपए का भाव है, करीब 1.5% ऊपर ये आपको कारोबार करता दिखाई देगा। लेकिन CAC 189 तक के टारगेट के लिए, 185 189 के टारगेट के लिए आप CAC को ट्रेड कर सकते हैं, वहां पर आप तेजी के सौदे बना सकते हैं। बाजार में रिकवरी थोड़ी सी और बड़ी है और निफ्टी की जो गिरावट है सिर्फ 45 अंकों की, और निफ्टी बैंक इस वक्त है करीब 70 अंक ऊपर और सॉलिड रिकवरी आई है मिड कैप इंडेक्स में। और दिन के निचले स्तर से 600 अंकों के आसपास का सुधार है और 59,000 के ऊपर आकर निफ्टी का मिड कैप 100 इंडेक्स कर रहा है कारोबार। तो रिकवरी के साइंस तो दिख रहे हैं। एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं, नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, गुड आफ्टरनून। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे और आपके बेहतरीन ट्रेड्स जानेंगे। फौरन हाजिर होंगे। के बाद स्वागत है आपका। और जिस तरह की कमजोरी नजर आ रही थी, लगा नहीं था कि बाजार इस तरह रिकवर कर पाएंगे, लेकिन नाकाबिले तारीफ रिकवरी इस वक्त अगर आप देखेंगे निचले स्तरों से नजर आ रही है। निफ्टी में तो हम देख रहे हैं हल्की फुल्की रिकवरी, लेकिन बैंक निफ्टी पर नजर होनी चाहिए। निचले स्तरों से हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 200 अंकों की रिकवरी बैंक निफ्टी में नजर आती हुई हरे निशान में तब्दील होता हुआ 56,770 के लेवल्स के इर्द गिर्द। बेंचमार्क्स में चलिए वॉलेटाइल मूव्स, लेकिन वहां से रिकवर हो रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग इन इटसेल्फ। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में तो
तो तेजी थी और वो तेजी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मिड कैप इंडेक्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हरे निशान के साथ ऑलमोस्ट 400 अंकों की तेजी। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स जो है दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ बढ़िया तेजी पर ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के गेन्स हैं। और ऐसे में हम बुलियन मार्केट पर भी फोकस हमें करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें, चांदी जो है रिकॉर्ड स्तरों पर ट्रेंड कर रही है। आज सुबह से ही हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सोने चांदी में, विदेशी बाजार में, ग्लोबल मार्केट में, साथ ही घरेलू बाजार में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है और वो एक्शन जो है वो लगातार बरकरार है। इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपके क्लोजिंग ट्रेड से ही शुरुआत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं इस वक्त आपके रेडार पर? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जिस हिसाब से देखिए निचले स्तरों से रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे निफ्टी कहीं ना कहीं 25,000 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे डिफेंड कर जाएगा और यहाँ पे एक पुल बैक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। कल के सेशन में शायद हमें एक पुल बैक देखने को मिल जाए। जिस हिसाब से ब्रॉडर मार्केट्स में आज एक आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। रियल्टी पैक में से प्रेस्टीज स्टेट ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो हमें पसंद आ रहा है। लगातार यहाँ पे निचले स्तरों से हमने रिबाउंड दिखाया है और एक हाई टर्म हैबिट फॉर्मेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रेस्टीज स्टेट को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1780 के टारगेट के लिए 1695 का स्टॉप लॉस रखना होगा। वही देखिए बैंकिंग आज थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। फेडरल बैंक ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने गिरावट देखी थी। आज एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये जो रिवर्सल है वो यहाँ से एक्सटेंड हो सकता है। फेडरल बैंक को लॉन्ग करने की सलाह होगी 220 के टारगेट के लिए एंड 206 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए, दो स्टॉक्स है इस वक्त नीलेश के फोकस रेडार पर। प्रेस्टीज एस्टेट में खरीदारी के मौके ढूंढे, वहीं फेडरल बैंक भी। टारगेट स्टॉप लॉसेस इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं 211 के लेवल्स पर फेडरल बैंक, 0.2% की तेजी है। 220 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। 206 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। और साथ ही प्रेस्टीज एस्टेट पर भी नीलेश की स्ट्रैटेजी जो है वो आपके स्क्रीन पर इस वक्त नजर आएगी। अच्छा एक्शन है हमने रियल एस्टेट पॉकेट में आज देखा है, करीब 2% की तेजी स्टॉक में है। 1780 तक के लेवल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। 1728 पर तो ये इस वक्त खड़ा भी है। 1695 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और मार्केट एट 3 का वक्त हो चला है। हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला से जानते हैं कि 3 बजे एक्सचेंजेस पर ड्यूरिंग द सेशन कौन सी खबरें आई हैं। ओके, गुड आफ्टरनून आनंद, बताइए क्या खबरें हैं आज हमारे पास? गुड आफ्टरनून मानसी। 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें तो निफ्टी बैंक में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। वहीं निफ्टी में भी हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि निफ्टी अभी भी लाल निशान में कारोबार कर रहा है। सेक्टर कौन सा सबसे ज़्यादा गिरा है? आईटी शेयरों पर लगातार चौथे दिन आईटी सेक्टर पर दबाव देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस देखें, विप्रो देखें, टीसीएस देखें, सभी में 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा खरीदारी दिख रही है, न्यू एज टेक कंपनियों में आज अच्छी खासी खरीदारी दिख रही है। इटर्नल का शेयर देखें, पेटीएम का देखें, पीवी फिनटेक 2 से 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है? ओला इलेक्ट्रिक का शेयर देखें, आय घटी है लेकिन कमेंट्री अच्छी आई है। शेयर में 12 से 15% का उछाल देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम जो है औसत से 11 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कैस्ट्रॉल का शेयर देखिए, करीब 2% की तेज़ी दिखा रहा है। शेयर महाराष्ट्र सेल्स टैक्स विभाग से केस जीता हुआ है और वॉल्यूम यहाँ भी औसत से करीब 8 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पिरामल इंटरप्राइजेज की बात करें तो 5% का उछाल है शेयर में। आज एफएंडो का टॉप गेनर बना हुआ है और यहाँ भी 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अंत में हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो एमसीएक्स पर जो चांदी है वो रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार करती नज़र आ रही है और हिंदुस्तान जिंक का जो 20% आय है वो सिल्वर से ही है। इसी के चलते 3 से 4% की अच्छी खासी तेज़ी आज शेयर दिखा रहा है। तो 3 बजे तक ये सभी अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। आनंद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट एट 3 में ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे और निमेश ठाकर, आपसे विदा लेने का समय हो चला है, लेकिन आपसे तो काफ़ी सारा डिस्कशन बाकी है। एक तो इंश्योरेंस प्लेज अच्छी खासी मजबूती का मोमेंटम नज़र आ रहा है। SBI लाइफ, HDFC लाइफ पर नज़र होनी चाहिए। वहीं टाइटन के स्टॉक प्राइस में भी आप देखें एक सडन अपसर्ज देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 1.5% गेन के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं वोलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक मूविंग है। और साथ साथ अभी ब्रेक से पहले चांदी, बुलियन मार्केट में सोने चांदी की चाल की मैं बात करी थी। लगातार हम बता रहे हैं कि सिल्वर जो है गोल्ड को आउट परफॉर्म कर रहा है, अब तो दिन के उच्चतम स्तर पर। आपके टेक अवेज देकर आप हमसे विदा लें।
डेफिनेटली मानसी देखिए, एक गोल्ड सिल्वर का रेशियो का अगर आप पिछले 50 साल का अगर डेटा निकालेंगे तो वो एक रेशियो है, वो 95 टू 45 के एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। और पिछले मंथ भी हम लोगों ने करीब 15-18 जून के आसपास एक ये डिस्कशन किया था कि अभी ये जो रेशियो 95 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ से अभी फिर भी मुझे लग रहा है कि चांदी के अंदर काफी स्ट्रेंथ बाकी है। यहाँ से और चांदी के अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे लग रहा है कि चांदी में ऊपर में 1,30,000 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली सिल्वर के अंदर व्यू मेरा बुलिश है। तो सिल्वर में अगर यहाँ से कोई भी करेक्शन आता है तो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू लिहाज से एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे बाय करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है। पर्टिकुलरली टाइटन की बात करें तो अगेन टाइटन के अंदर भी स्ट्रक्चर जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, और मैं मानता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है, ट्रेडिंग का स्टॉक से ज्यादा। तो डेफिनेटली ये जो करेक्शन आया है ऊपर के लेवल से, मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म के नजरिए से डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पे ट्रेड हो रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको ये लेवल पे एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहे हैं आने वाले दिनों में। जो कुछ भी अगर आप देखें तो यहाँ से आने वाले दिनों में डिमांड जो है वो और बढ़ेगी, और व्यू जो है वो टाइटन के ऊपर बुलिश है। तो टाइटन में आप ये लेवल से भी बाय कर सकते हैं। नजरिया जो है वो ट्रेडिंग का नहीं, इन्वेस्टमेंट का है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली टाइटन ये लेवल से एंटर हो सकते हैं। निमेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर इंडेक्स वाइज स्टॉक स्पेसिफिक आपकी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद। चलिए, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाते जाते एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बतानी है। मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई के दौरे पर हैं। इस दौरे में सीएम ने निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा की। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को एमपी में निवेश पर हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश और व्यापार के अपार संभावनाएं मौजूद हैं और मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। सुबह से अलग अलग दौर की चर्चाओं का हमारे इस टूर का प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हमारे महावाणिज्य दूत और एम्बेसी के लोगों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपने व्यापार को विदेश में कैसे सरलीकृत रूप से करे, हमारे संभावना के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं उसको कैसे कैसे देखें। हमारे यहाँ माइनिंग भी है, इंडस्ट्रियाँ भी है, इंडस्ट्रियों में भी सब प्रकार की इंडस्ट्री है, फूड पार्क की भी बड़ी संभावना। उस सब बातों को लेकर के उस तरह के सेक्टर के अलग अलग व्यापारी व्यवसायियों के लिए समय निर्धारण किया। फिर 1-to-1 भी काफ़ी हुई है। 1-to-1 में भी काफ़ी अच्छे लोग मिले। इसमें दुबई की जो खासकर कि एयर सर्विसेज के एम्बुलेंस की जो फ्लाइट बढ़े, उनकी अच्छी संभावना है। हमारे राज्य के अंदर भी एविएशन पे जो हम काम कर रहे हैं वो भारत सरकार के मार्गदर्शन में वो उसमें भी सहभागिता देने को तैयार है। अलग अलग ग्रुप भी है जिसने डिजिटल रूप से एनर्जी सेक्टर में भी है, सर्विस सेक्टर में है, सभी सेक्टर में हेल्थ की अपनी वेलनेस से ऐसे कई अच्छे सुझाव भी आए। और हमारी जो माइनिंग है जिसमें गोल्ड माइन है, डायमंड माइनिंग है और अलग अलग प्रकार के सीमेंट से लेकर दूसरी संभावना के बड़े वो सभी सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश के लोगों ने रुचि बताई। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है और निफ्टी की जो गिरावट है वो है करीब 70 अंकों के आसपास की, लेकिन निफ्टी बैंक है हरे निशान में 10 अंकों की तेजी, थोड़ा वोलेटाइल है। हालांकि एक चीज़ अच्छी हुई है कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो शुरुआत में काफ़ी ख़राब हो गया था वो धीरे धीरे बेहतर हुआ है, क्योंकि मिड कैप में और स्मॉल कैप में हमने मूवमेंट अच्छी देखी है तेज़ी की। करीब 1500 शेयर कमज़ोर हैं, लेकिन 1300 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, उनसे ज़रा ये समझते हैं कि BTST या फिर STBT के ट्रेड्स कहाँ पर अच्छे बन रहे हैं। और शुरुआत करेंगे श्रीकांत जी आपसे। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर, कहाँ मौके आपको अच्छे दिख रहे हैं? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे वैसे कुछ एक स्टॉक्स में कुछ ब्रेकआउट फॉर्मेशन बने हुए हैं, जैसे कि इटरनल है, अभी 271 272 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा तेजी का सौदा बन सकता है, क्योंकि जब मार्केट में वीकनेस थी तब ये स्टॉक काफी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा था, करेक्शन बिल्कुल भी इसमें मिसिंग था
और जब मार्केट में ब्रेकआउट सा फॉर्मेशन, आई मीन टू से ब्रेकआउट नहीं बट एटलीस्ट जब रिकवरी आ रही है मार्केट में, रिबाउंड आ रहा है जोर से, तब ऐसे केस में हमें लगता है कि इटरनल और चल सकता है। तो हमारे टारगेट्स इटरनल पे 290 के हैं, करंट लेवल से 270 में खरीदा जा सकता है। 260 रुपए का टारगेट, 260 रुपए का स्टॉप लॉस रखे 290 रुपए के टारगेट्स के लिए। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसके अलावा अगर किसी स्टॉक में अगर ध्यान देना है तो वो हो सकता है, एक तो थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू के साथ खरीदना चाहिए, वो है डिवीज लेबोरेटरीज। 6780 6790 के करीब ट्रेड कर रहा है। फार्मा स्टॉक्स में वैसे मुझे लगता है कि धीरे धीरे ग्रेजुअल रिकवरी बनती जाएगी। डिवीज ऑलरेडी ब्रेकआउट में है, करेक्शन हो चुका है, करंट लेवल से खरीदे 678090 के करीब, स्टॉप लॉस रखे 6700 का, टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 7050 के। 7000 और 7050 के टारगेट, 6700 का स्टॉप लॉस होगा। और डिवीज के लिए लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है, 6554 तक गिरा, अब ये 6781, 225 रुपए के आसपास की रिकवरी डिवीज में लोअर लेवल से आ गई है। नोवार्टिस को लेकर जो झटका लगा था उसके चलते शेयर टूटा, लेकिन संभल अच्छे से रहा है। और जो दूसरा जो शेयर है वो है इटर्नल का। इटर्नल यानी कि पहले जोमेटो के नाम से जानी जाती थी। 260 रुपए का स्टॉप लॉस, 290 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो दो खरीदारी के सौदे हो गए श्रीकांत जी की तरफ से। नीलेश भाई, आप बताइए, आप कहां पर बुलिश हैं या फिर कहां पर बेरिश हैं, क्या सलाह देंगे? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए यहाँ पर स्टॉक जो रडार पर आया है वो है लॉन्ग साइड में, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने निचले स्तरों से रिबाउंड दिया है, स्पेसिफिकली ब्रॉडर मार्केट्स अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी वाला ट्रेड रडार पे आया है सिंजिन इंटरनेशनल। सिंजिन ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे पिछले कुछ दिनों से लगातार हम गिरावट देख रहे थे, और आज एक काफी अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक फॉलोअप मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक को 650 से लेके 665 तक ले जा सकता है। पहला टारगेट 650 का होगा, दूसरा टारगेट 665 का होगा। करंट लेवल पर सिंजिन को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 628 628 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, सिंजिन 628 का स्टॉप लॉस, 650 का टारगेट और दूसरा 665 का टारगेट। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 2 से 2.5% के आसपास की तेजी पर इसमें आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। ओला इलेक्ट्रिक तेजी और बढ़ गई, मतलब उम्मीद के दम पर यह शेयर चल रहा है। 18% ऊपर आपको ओला इलेक्ट्रिक दिखेगी। कुछ और अगर हम कमजोर शेयरों की बात करें तो आप देखिए वोडाफोन आइडिया में करीब 8% के आसपास की तेजी है, 6-7% की। इसके अलावा MTNL एक रेंज में शेयर रहता है और चढ़ता है तो उसी रफ्तार से गिरता भी है। MTNL के शेयर में करीब 6-7% के आसपास की तेजी आपको दिखेगी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज मूव तगड़ा है। राजेश जी, क्या सलाह देंगे MTNL और वोडाफोन आइडिया में? देखिए, दोनों ही स्टॉक से निवेश के लायक तो अभी ऐसे कुछ है नहीं इसमें। वोडाफोन आइडिया हालांकि थोड़ा बहुत जो रिस्क एपेटाइट इनकी अच्छी हो वो देख सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर नंबर्स हालांकि गिर रहे हैं, आरपीयूज भी पूरे इंडस्ट्री से कम है, लेकिन फिर भी इसे ऑप्शन ट्रेड की तरह मैक्सिमम लिया जा सकता है कि 7 रुपए का शेयर है, मैक्सिमम 5 रुपया या ऊपर 10 रुपया, वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड वैसे फंडामेंटली करता नहीं हूँ। तो ये से दूर रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि टेलीकॉम में बेस्ट प्ले इस वक्त जियो और भारती एयरटेल है। जियो चूंकि इंडिविजुअली लिस्टेड नहीं है तो आपको रिलायंस के थ्रू जाना पड़ेगा, या भारती एयरटेल जो 2-3 दिन से करेक्शन झेल रहा है, मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है निवेश के लिए। MTNL में भी सेम आए दिन कुछ ना कुछ स्टोरीज आती रहती है, कभी टैक्स रिबेट की, कभी कोई लैंड वैंड की, तो वो सब ट्रेडिंग के लिए ये दोनों स्टॉक हैं, निवेश के लिए अवॉइड ही रहे तो बेहतर है। ट्रेडिंग वाइज स्टॉक्स हैं ये, MTNL, वोडाफोन आइडिया। बाकी जियो पर, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी चाहिए। नीलेश जी, अडानी ग्रीन का क्या करना है? इस स्टॉक में 1025 के लेवल्स पर आज हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज है, लेकिन पिछले 6 महीनों में बड़ा ही साइडवेज मोमेंटम। ऐसा नहीं है कि नहीं चलता स्टॉक, लेकिन मजबूती दिखाते हुए भी काफ़ी कम मूवमेंट नज़र आती है स्टॉक में। 1026 के लेवल्स पर अगर एग्जिस्टिंग पोजिशन है, क्या एक बार एग्जिट करने के बारे में सोचा जाए या फिर पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है ये? देखिए मानसी, बड़ी अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पे ना रखते हुए छोटे प्रॉफिट के लिए यहाँ पे वेट करके चल सकते हैं, क्योंकि काउंटर एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। आज का कैंडल अगर आप देखें तो काफी अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से पुल बैक स्टॉक को
1050 और 1080 तक ले जा सकता है। तो प्योरली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहने की सलाह होगी। एंड 1008 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। 1050, 1080 और हो सकता है 1100 तक के भी लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग का नजरिया बनाएं। 1100 तक के लेवल्स एक बार अगर नजर आ जाते हैं तो फिर रिविजिट करते हैं और शॉर्ट टर्म प्ले इसी तरह के मूव्स नजर आएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से पोजीशन मेंटेन करने की राय भी बन रही है। 1100 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। ऑलमोस्ट 3% के गेंस आज के सत्र में स्टॉक में नजर आ रहे हैं। रियल एस्टेट काउंटर्स में जहां अच्छी खासी मजबूती है, राजेश जी एक टेक आपसे जानना चाहेंगे रियल एस्टेट और साथ साथ इंफ्रा स्पेस पर भी। आईआरबी इंफ्रा टोल कलेक्शन के डेटा आज सुबह आए थे और टोल कलेक्शन काफ़ी अच्छा और उसके चलते भी फोकस रेडार पर था। नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा भी इंफ्रा स्पेस की अगर बात करें, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, अन्य इंफ्रा रिलेटेड काउंटर्स ऑर्डर विंस के चलते काफ़ी फोकस रेडार पर रहते हैं। रियल एस्टेट में तो अप साइकिल का ट्रेंड जारी है, लेकिन इंफ्रा स्पेस पर आपका टेक क्या होगा? देखिए, इंफ्रा में हमारी खरीदारी की सलाह है। मार्केट लीडर लार्सन है, नो डाउट ऑन दैट, क्योंकि 5 बिलियन की ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज है। बट अगर मिड कैप की बात की जाए तो इसमें एनसीसी, आईआरबी इंफ्रा, ये कुछ एक स्टॉक्स है जहाँ ध्यान दिया जा सकता है। खास करके इस बात के मद्देनजर कि न केवल ऑर्डर बुक अच्छे हैं, बल्कि ये उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑर्डर्स बड़े आने वाले हैं, तो उससे भी एक पॉजिटिव व्यू बनता है। दूसरे, मॉनसून में हो सकता है कि थोड़ी सी दबाव रहे नंबर्स पर, बट मॉनसून के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जोरों से चलेगी और मुझे लगता है कि ये जो कोई गिरावट आएगी मॉनसून वगैरह के कारण से, तो एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो पिक्स की बात की जाए तो लार्सन, आईआरबी इंफ्रा, एनसीसी, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान दिया जा सकता है। आईआरबी इंफ्रा, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये सारे काउंटर्स है जहां पर मजबूती है। लार्सन एंड टोब्रो टू टॉप द लिस्ट। लेकिन इसी के साथ साथ रैलिस इंडिया, श्रीकांत जी, एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट 353 के लेवल्स पर, 353, 354 के लेवल्स, ऑलमोस्ट 3-3.25% के गेंस स्टॉक में नजर आ रहे हैं और मजबूती एक बड़ा अपसर्ज और वहां से हल्का फुल्का मोमेंटम फ्रिजल आउट भी हुआ है। लेकिन रैलिस इंडिया पर राय क्या होगी? पिछले महज 5 ट्रेडिंग सेशंस में करीब 11-12% चल गया है ये स्टॉक। श्रीकांत जी, ये सवाल आपके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, वैसे रैलीज इंडिया में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है और इस बार की तेजी वैसे देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो पेस ऑफ द स्पीड है वो काफी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू पास्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक रेंज के अंदर इसने काफी बड़ा वक्त निकाला है। तकरीबन 3 से 4 साल इसने 180 और 370 के रेंज में बड़ा वक्त निकाला है। तो इस बार हमें लगता है कि 370-75 के लेवल, यानी टू बी वेरी प्रिसाइज 375 के लेवल्स निकालने के बाद हमें लगता है कि इसमें और भी तेजी बनेगी और ये स्टॉक तकरीबन 450 या 500 रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू इट्स प्रीवियस हाई, तो इन लेवल्स पे कुछ थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस हाई पे अगर जाके वापस अगर इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वापस इसमें कुछ और करेक्शन आ सकता है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी इज कि करंट लेवल से थोड़ा सा और मुनाफा वसूल सकते हैं और बैलेंस के लिए इंतजार किया जा सकता है। मौजूदा स्तर पर जो तेजी हो रही है 3% की, आपके लिए मुनाफा वसूली की सलाह है श्रीकांत जी की तरफ से। रैलिस इंडिया में, रैलिस के साथ साथ टाटा ग्रुप की एक और कंपनी के आज नतीजे आएंगे और उसका नाम है टाटा टेक। बहुत टाइम नहीं हुआ इसको लिस्ट हुए, लेकिन निराश जरूर किया है अपने निवेशकों को, क्योंकि इसका जो प्राइस एक्शन रहा है वो काफी हद तक टाटा मोटर से मिलता जुलता है और जो उम्मीदें हैं टाटा टेक को लेकर वो कुछ खास नहीं है। हालांकि शेयर में लोअर लेवल से हम रिकवरी देख रहे हैं, करीब 1% ऊपर आपको ये दिखेगा। लेकिन राजेश जी, टाटा टेक कहाँ 11.25 11.5 के प्राइसेस हुआ करते थे, फिर ये शेयर गिरा, थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर आया। टाटा टेक अब वैल्यूएशन के हिसाब से आपको कैसा दिखता है और बिजनेस क्या इसका पसंद है आपको? अभिषेक जी, इनका बिजनेस बहुत शानदार है। आईपीओ अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले साल नवंबर में आया था और उसके बाद लिस्टिंग के 1-2 दिन आगे पीछे ये 1400 के आसपास गया था और वहां से लुढ़कता हुआ ऑलमोस्ट आधा हो गया है। लेकिन कंपनी का कारोबार बहुत शानदार है। पहले जहां ये अपने मैक्सिमम ऑटो सॉफ्टवेयर रेवेन्यू के लिए टाटा पे डिपेंडेंट थे, अब इन्होंने नए ग्राहक भी ले लिए हैं, नई ज्योग्राफीज में जा रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं और बावजूद इसके स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। मुझे लगता है कि लंबी अवधि के निवेशकों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। एक छोटा पोर्शन निवेश
करना चाहिए। हमारा अनुमान है कि साल भर में ये कम से कम मौजूदा स्तर से 12 से 13% की बढ़त दिखा सकता है। 12-13 से मतलब है मेरा 800-820 तक ही जा सकता है। तो वहां तक के लिए कोई को खरीदारी करनी हो तो इन लेवल्स पे खरीदारी कर सकता है। खरीदारी आप कर सकते हैं टाटा टेक में अगर आपको लंबी अवधि में शेयर में अगर निवेश करना है तो। श्रीकांत जी, क्विकली आपसे व्यू जानना चाहेंगे एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ पर। आज कमजोरी वाले बाजार में भी ये दोनों के दोनों शेयर ऊपर हैं। किसी के अगर तेजी की पोजीशन है, क्या वो होल्ड करें? वैसे भी निफ्टी की अगर हम बात करें तो स्टार परफॉर्मर रहे हैं दोनों के दोनों शेयर ये। नहीं, बिल्कुल। तो दोनों में अगर तेजी की पोजीशन अगर हो, इन्वेस्टमेंट्स अगर हो स्पेसिफिकली, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल इसे होल्ड करें विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू। अगर कुछ पोजीशन अगर बनाई हो तो इसमें थोड़ा और वक्त निकल सकता है, क्योंकि इनमें बहुत ही बड़ी रैली हुई है। तो हमें लगता है कि एसबीआई लाइफ ये 1900 और 1700 के बीच में और कुछ वक्त निकाल सकता है। और एचडीएफसी लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि थोड़ा करेक्शन और बढ़ सकता है मार्केट के करेक्शन के साथ। तो 700 और 820 के रेंज में हमें लगता है एचडीएफसी लाइफ भी थोड़ा वक्त और निकाल सकता है। लेकिन ओवर द पीरियड अगर यहाँ से 3 से 6 महीने का अगर व्यू हो तो बिल्कुल इन दोनों स्टॉक्स में बने रहे। हमें लगता है कि ये स्टॉक इन लेवल से भी कम 15% की तेजी दिखा सकते हैं। इंश्योरेंस प्लेस में अच्छा एक्शन है, यहाँ से अच्छे एक्शन की उम्मीद भी है। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए हमने देखा काफ़ी वॉलेटाइल स्टार्ट टू द मार्केट, उसके बाद स्लगिश सिनेरियोज नजर आए, लेकिन टुवर्ड्स द एंड आखिरी 1 घंटे में बाजार ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। और इस वक्त अगर आप देखेंगे बेंचमार्क्स के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन। लेबोरेटरी स्पेसेस बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। पीएसयू बैंक्स का खेमा आज काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहा था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नजर रही। इसके अलावा कैस्ट्रॉल इंडिया पर भी यहाँ पर न्यूज़ फ्लो के चलते एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। लाल निशान के साथ क्लोज जरूर हो रहा है मार्केट्स, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे निचले स्तरों से रिकवरी की अटेम्प्ट जरूर की और इस अटेम्प्ट में कामयाबी बैंक निफ्टी को हासिल हुई। हरे निशान के साथ 56,763 के लेवल्स पर इस वक्त क्लोजिंग देखेंगे बैंक निफ्टी की। निफ्टी 25,000 के लेवल्स को इंटैक्ट रख पाया, इस स्तर को सस्टेन करते हुए 25,087 टू बी प्रिसाइज इन लेवल्स पर करीब 62 अंकों की बिकवाली का दबाव। लेकिन चलिए ठीक है, 25,000 के लेवल्स तो इंटैक्ट रहे। 82,250 के स्तर करीब 250 अंकों की बिकवाली सेंसेक्स में। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा एक्शन। 1360 एडवांसेस के सामने 1410 डिक्लाइंस का पलड़ा भारी जरूर था। और फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स में भी जो स्पाइक अप्स थे वो स्पाइक अप्स कंसर्न पैदा कर रहे थे। उम्मीद यही करके चलते हैं कि आज भले ही स्लगिश स्टार्ट था मार्केट के लिए, लेकिन कल का सत्र जो है बेहतर नजर आए। इस वक्त मार्केट की क्लोजिंग आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल क्लोजिंग कॉल को समेटने का समय हो चला है। मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत। हमारे तमाम एक्सपर्ट नीलेश जी, राजेश जी, श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब और मार्केट पर अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल में फिलहाल इतना ही, लेकिन चंद मिनटों में प्रशांत हमारे साथ जुड़ेंगे, कल की तैयारी आपकी करवाएंगे। आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।